हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज हमारा है क्लास कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। यह जो क्लास है फ्रेंड्स हमारा यह चैप्टर 2 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुका हूं, जिनमें कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानकारी लिए थे। तो आज का हमारा अध्याय 2 है और इस अध्याय 2 पे हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। और यह जो है हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद जो है MCQ टेस्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आपको फ्रेंड्स थ्योरी के अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स आज की इस क्लास में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप थ्योरी क्लास को करने के बाद MCQ टेस्ट लगाते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टेस्ट लगाते हैं तो आपके सारे सवाल जो है आसानी से हल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव के से संबंधित करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव या कंपोनेंट्स एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर का जो विभिन्न अवयव है और उनके मध्य जो संबंध है कंप्यूटर की संरचना का, उसे कंप्यूटर संरचना कहते हैं, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है और कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्य प्रणाली पर आधारित होती है कंप्यूटर की संरचना, यानी कंप्यूटर की जो संरचना है वह कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर्स की संरचना एक ही तरह की होती है। कंप्यूटर की संरचना प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है। यह सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी परिभाषित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है 1970 ईस्वी में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार है, और ये जो कंप्यूटर की जो संरचना है यह सफल कंप्यूटर के निर्माण के लिए आधार है। कंप्यूटर के अवयव की बात करें तो कंप्यूटर के प्रमुख 4 अवयव हैं। क्या है? तो 4 अवयव हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो आपको ये 4 यूनिट को याद रखना कि कंप्यूटर के प्रमुख रूप से 4 भाग क्या हैं या 4 अवयव क्या हैं। तो इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट है। नोट पर दिया हुआ है कि सिस्टम यूनिट एक धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखता है। डाटा का संसाधित करने वाले घटक इसमें स्थित होते हैं, और इसमें जो है डाटा का संसाधित करने वाले घटक स्थित होते हैं किसमें? तो सिस्टम यूनिट में। अब है हमारा इनपुट यूनिट, यानी यहाँ पर जो कंप्यूटर के अवयव पड़े हैं 4 अवयव से इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। तब है हमारा जो पहला है इनपुट यूनिट, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इनपुट यूनिट क्या है? तो इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। ये सब क्या है? तो इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, और जो हमारा इनपुट यूनिट है इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं ये देख लेते हैं। तो यह यूनिट उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ती है या स्वीकार करती है। यह यूनिट निर्देशों और डाटा को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। और यह क्या करती है? इनपुट यूनिट बाइनरी कोड में बदलती है। यह यूनिट बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेज देती है। अब है हमारा आउटपुट यूनिट, यानी आउटपुट यूनिट जो है वह क्या है? तो डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। क्या है कि डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहा जाता है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है? तो आउटपुट यूनिट है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं, और आउटपुट के द्वारा जो है निम्न कार्य किए जाते हैं, जैसे यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करती है जो बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है। यह यूनिट उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को यूजर के द्वारा पढ़ने या समझने योग्य रूप में बदल देती है। यह यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूजर के समक्ष प्रस्तुत करती है। अब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहते हैं। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और माइक्रो कंप्यूटर के जो CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कौन कंट्रोल करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, जिसे CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी CPU जो है कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। CPU कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है, और जो है और कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है CPU। इसके बाद हमारा CPU द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। तो CPU के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं?
तो यह निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। निर्देशों का क्रमिक रूप में क्रियान्वयन करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। सीपीयू के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। अब सीपीयू का जो है क्या क्या अवयव हैं ये देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना और तुलनाएं दो संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी या बड़ी है अथवा दोनों बराबर है, इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जिसको फ्रेंड्स ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की जाती है, ALU पे की जाती है। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से बनी होती है जिनमें एक ओर से कोई दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणनफल या भागफल प्राप्त हो जाता है। तो ये सब किस में होते हैं? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे होते हैं, यानी ALU पर होते हैं। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है और उसके बाद प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। और इसमें जो है कई सारे बाइटें होती हैं और उस बाइटों को क्या कहते हैं? तो रजिस्टर कहते हैं। अब है हमारा रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या है अब यह देख लेते हैं। तो रजिस्टर यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टर्स का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मेमोरी की जो हायरार्की है इसमें रजिस्टर्स का सबसे उच्च स्थान होता है और ये सीपीयू के डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देता है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टर्स का व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी कार्य के क्रियान्वयन के लिए या प्रोग्राम को जो क्रियान्वयन करेंगे तो उसमें तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं। अब है हमारा कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है। कंप्यूटर के सभी भागों कार्यों पर कौन नज़र रखती है? तो कंट्रोल यूनिट रखती है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट CU, जिसको फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, शॉर्ट में CU कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, CU का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोल यूनिट। CU का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन कराती है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों में उचित निर्देशों तथा सिग्नल जारी करती है। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहा जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो क्लॉक कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को क्लॉक कहते हैं। अब है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है? तो मेमोरी यूनिट जो है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के CPU का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है मेमोरी यूनिट। इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है। तो मेमोरी यूनिट के पास कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी व सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी CPU से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी मेमोरी के तो दो प्रकार हो गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वह CPU से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है और उनका क्रियान्वयन कराती है। सेकेंडरी मेमोरी CPU से बाहर होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वह CPU से बाहर होती है और इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। और इसमें जो है सेकेंडरी मेमोरी में इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। अब है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम युक्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? तो एक सेमीकंडक्टर है। माइक्रो प्रोसेसर यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर यह केवल मशीनी भाषा ही समझता है। इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। तो इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था क्या था? 4004 था, जो वैज्ञानिक टेड हॉफ और इंजीनियर फेराडेरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया, जिसमें CPU के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि इंटेल का पहला माइक्रो जो प्रोसेसर था वह क्या था? तो 4004 था। आपको ये याद रखना है। और इसमें जो है जो वैज्ञानिक कार्य किए थे तो टेड हॉफ और इसके बाद है टेड हॉफ और इंजीनियर फेराडेरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया था। 4004 को कब विकसित किया गया है? तो 1971 में। और इसमें जो है CPU के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम है इंटेल कोर
i9 डुअल कोर तथा पेंटियम, इसके बाद है पेंटियम 4। ये सभी क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम है। प्रोसेसर की गति जो है मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, और प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में। और जो कुछ माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखना है, इंटेल कोर, i9 डुअल कोर तथा पेंटियम 4, ये सभी क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है। अभी हमारा मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड क्या है, इसे देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का एक केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं, और मदरबोर्ड पर जो चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स लगे रहते हैं उन्हें सॉकेट्स कहते हैं। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। और जो है इसे कैसे बनाया जाता है, तो किसी मदरबोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है सिस्टम के विभिन्न अवयव को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। और एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगाकर बनाया जाता है। तो किसे बनाया जाता है, तो मदरबोर्ड को बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव जैसे बाह्य स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं, और ये सभी जो है मदरबोर्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड पर क्या क्या कंपोनेंट लगे रहते हैं या क्या क्या इससे जुड़े होते हैं, तो एक्सपेंशन स्लॉट, फैन, PCI स्लॉट, प्रोसेसर चिप, CMOS बैटरी, इसके बाद है SMPS और BIOS। फ्रेंड्स BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रख लेना है। तो मदरबोर्ड का क्या क्या कंपोनेंट हो गया, ये आपके 7 प्रकार के कंपोनेंट हैं मदरबोर्ड पर। एक्सपेंशन स्लॉट, फैन, PCI स्लॉट, प्रोसेसर चिप, CMOS बैटरी, इसके बाद है SMPS और BIOS। ये सभी क्या है, तो मदरबोर्ड पर कंपोनेंट लगाए जाते हैं, ये सब मदरबोर्ड के कंपोनेंट हैं। इकाइयों का इंटरकनेक्शन की बात करें तो इकाइयों का इंटरकनेक्शन जो है CPU डाटा निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसेस को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती है, और इस आवागमन के लिए जो है विभिन्न प्रकार के बसें प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरे शब्दों में एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शंस का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम है, और वास्तव में जो बस है जो है क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम है। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, और कंप्यूटर में जो बसें होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो 2 भाग क्या क्या है, तो एक तो हो गया आंतरिक बस, तो एक आंतरिक बस है, इसके बारे में जानते हैं। पहला भाग है आंतरिक बस, तो यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे CPU एवं सिस्टम मेमोरी। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं, और इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्न बसों को सम्मिलित करती है: मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं, और जितने भी मेमोरी पर जो है इनपुट हो चाहे आउटपुट डिवाइसेज हो, और इस पे जो निर्देश दिए जाते हैं तो वह कंट्रोल बस के द्वारा दिए जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है बाह्य बस, तो इनपुट आउटपुट पर एक बार देख लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट का जो डिवाइसेस है मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। इसे कौन लेके जाएगा, तो एड्रेस बस के द्वारा ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कंट्रोल बस द्वारा मेमोरी तथा इनपुट, आंतरिक बस पे मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाला विभिन्न निर्देश को कंट्रोल बस के द्वारा ले जाया जाता है। निर्देश को किससे लेके जाएंगे, तो कंट्रोल बस के द्वारा। और यहाँ पर जो है कि आउटपुट डिवाइस या मेमोरी का जो एड्रेस लेके जाएंगे तो एड्रेस बस के द्वारा ले जाया जाता है। और डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं, तो डाटा बस कहते हैं। अब है बाह्य बस, तो पहला हो गया आंतरिक बस, अब है बाह्य बस। यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है। बाह्य बस क्या करती है, तो बाहरी अवयव को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स आदि। अब है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, यह घटनाओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है, जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित किया जाता है। तो ये है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल का चित्र है ये, और पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में निम्न 4 चरण होते हैं, और ये 4 चरण का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं फैचिंग है, इसके बाद है डिकोडिंग, निष्पादन, स्टोरेज, और ये हुआ इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये सभी इंस्ट्रक्शन साइकिल के क्या क्या चीज़ हो गया, तो फैचिंग, इसके बाद है डिकोडिंग, निष्पादन, स्टोरेज, ये सभी क्या, उसके बाद फिर हो गया फैचिंग। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल से निम्न 4 चरण होते हैं, और इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या 4 चरण है, फैचिंग है, डिकोडिंग, निष्पादन और स्टोरेज।
इंस्ट्रक्शन साइकिल का 4 भाग क्या क्या हो गया, फैचिंग, डिकोडिंग, निष्पादन और स्टोरेज है। अब फैचिंग किसे कहते हैं, इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। फैचिंग के द्वारा जो है इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फैच करके रजिस्टर में लाते हैं। डिकोडिंग क्या है, तो दिए गए निर्देश को डिकोड करते हैं, अर्थात दिए गए निर्देशों की व्याख्या करते हैं डिकोडिंग पे। अब है निष्पादन, एक्सक्यूशन, तो निर्देश का निष्पादन करना, ये जो है निर्देश का निष्पादन करना। निष्पादन का क्या कार्य हो जाएगा, तो निर्देश का निष्पादन करना। स्टोरेज है कि निर्देशों को स्टोर करना। दिए गए चरणों में से चरण 1 और चरण 2 सभी निर्देशों के लिए एक समान होते हैं। चरण 1 और चरण 2 जो है सभी में एक समान होते हैं तथा फैच चक्र कहलाते हैं, और ये जो है पूरा फैच चक्र कहलाते हैं। चरण 3 व 4 सभी निर्देशों के लिए अलग अलग होते हैं तथा निष्पादन चक्र कहलाते हैं, और ये जो अलग अलग होते हैं इसे निष्पादन चक्र कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल का फोटो। इसके बाद है हमारा इन्हें भी जाने, यानी ये पॉइंट को याद रखना है हमें। इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। इंस्ट्रक्शन कोड क्या है, तो बिट्स का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है, उसे इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। अब है यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यह एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है। कौन है, तो भाई यूपीएस है। यानी जब कंप्यूटर सिस्टम से विद्युत पावर चले जाएंगे उसके बावजूद भी जो है, या विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है यूपीएस, जिससे कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब है पावर स्ट्रिप। तो पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है, यह भी एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है, और इसमें जो है समायोजित करने वाली जो उपकरण की संख्या उपस्थित होती है पावर स्ट्रिप पे। तो आपको ये याद रखना है कि इंस्ट्रक्शन कोड क्या है और फिर यूपीएस क्या है और पावर सिस्टम क्या है। तो यूपीएस तो हमारा हो गया कि जब कंप्यूटर से हमारा बिजली चले जाएंगे तो उसमें जो है यूपीएस जो है अतिरिक्त विद्युत प्रदान करता है यूपीएस, और पावर स्ट्रिप जो है यह आउटलेट की क्षमता या विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें यह इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। और पावर स्ट्रिप भी जो है एक प्रकार का विद्युत उपकरण है, और यूपीएस भी एक यंत्र है, ये भी एक प्रकार का विद्युत यंत्र है, क्योंकि विद्युत देते हैं लास्ट में, विद्युत पावर जाने के बाद कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता है, तो ये भी विद्युत यंत्र हो गया। और इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहता है। इंस्ट्रक्शन कोड जो है कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने को कहता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर थ्योरी क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, यानी इस पर जितने सारे सवाल बनते हैं इस थ्योरी क्लास से वो एमसीक्यू टेस्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन थ्योरी क्लास से जो एमसीक्यू टेस्ट बनेंगे प्रश्न बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उनको लेकर बहुत जल्द। धन्यवाद।